Hello everyone, hope you all are doing good. So जैसे कि as you all know कि अब हमारा स्टैटिक्स का पेपर है एमएड सेकेंड सेम का। और कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हो, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने सारी तैयारी कर रखी थी। कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ? अगर आप अपना व्यूज़ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि कैसा पेपर आपका हुआ था। बट फॉर द टाइम अभी जैसे स्टैटिक्स का पेपर है, हमारे पास 4 दिन पड़े हैं, 4 छुट्टियां हैं। 24 को आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत टाइम है। आराम से एक एक टॉपिक डिटेल में हम कर लेंगे। तो अभी मैं क्विक रिवीजन लेके आई हूँ 4th यूनिट की, ठीक है। 4th यूनिट स्मॉल भी थी और मैंने खुद भी आज यही रिवाइज़ किया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने कल वीडियो अपलोड करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज़ स्टैटिक्स। तो यूनिट 4th में क्या है, पहले तो आपको 3 मेथड्स हैं ए सेक्शन में, और जो बी सेक्शन है उसका, ठीक है। 2 यूनिट्स होती है ना, एक यूनिट में 2 सब पार्ट्स होते हैं, ए और बी। तो ए में तो आपको केस स्टडी, इथनोग्राफी एंड फिनोमिनोलॉजी है, ठीक है। और बी में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, प्लस आपको है वहाँ पे स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए जी, वहाँ पे जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है ना, वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाला टॉपिक फर्स्ट यूनिट में भी है। तो प्लस पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अगर आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी कर लोगे, अगर वो 4th में भी आ गया तो भी ठीक है, फर्स्ट में आ गया तो भी ठीक है। दोनों में एक बार में तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करेंगे वापस से। तो अगर रिलायबिलिटी ए में आ गया तो भी अच्छी बात है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये इसमें 4th यूनिट में आ गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो वो वाला मैं फुल एक्सप्लेनेशन विद यूनिट 1 समझाऊंगी, इसमें मैं डाटा एनालिसिस करवा दूंगी आपको, जो अलग से टॉपिक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी फर्स्ट। केस स्टडी देखिए जी क्या होता है, इसकी अगर डिटेल आपको चाहिए तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ये मैंने अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी पहले, ठीक है। केस स्टडी होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ठीक है। डिटेल में जाके हम सर्च आउट करते हैं उस पर्सन के बारे में कि उसको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसको किस चीज़ से दिक्कत है, उसके पेरेंट्स का नाम, मतलब उसके पापा का, मम्मी का, ब्रदर सिस्टर कितने हैं, ये सब डिटेल हम जब बहुत ही डीपली जाके उसके बारे में पूरी उसकी जन्म पत्री निकाल के फाइनली हम रिसर्च करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड होता है रिसर्च का। ये हम एक पर्टिकुलर पर्सन पे करते हैं, ठीक है, ऑन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, कि उस इंसान का अगर बिहेवियर अलग है तो क्यों है, क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए गुड रिसर्चर चाहिए और इन डेप्थ डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होती है इस रिसर्च में, ठीक है जी। तो अगर आपने केस स्टडी का डाटा कलेक्ट करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो उस बच्चे के बारे में या उस पर्सन के बारे में। आप उससे इंटरव्यू लोगे, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनियर प्रिपेयर करोगे, या रिकॉर्डेड डाटा जो ऑलरेडी है उसके बारे में उसको आप देखोगे, ठीक है। केस स्टडी कितनी तरह की होती है, तो केस स्टडी 5 तरह की होती है। पहले तो आती है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में, कि आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने इस चीज़ पे या इस पर्सन पे रिसर्च की है तो क्यों की है, क्या रीज़न है इसके पीछे का, मतलब एक्सप्लेन करना है उसको। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी इन द सेंस कि अगर बाय चांस कोई रिसर्च पहले हुई है बट वो बाद में रुक गई, उस पर रिसर्च नहीं की गई है, तो आप एक्सप्लोर करोगे कि रिसर्च क्यों नहीं हुई, या अगर रिसर्च हुई है तो वो वैलिड क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर मतलब खुल के आपने देखना है हर एक क्या है, छोटे से छोटे पॉइंट को। देन कम क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है कि आपने जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं, ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उसको ना गैदर करना है, उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स निकाल के आप एक जनरलाइज्ड व्यू दे दोगे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव केस स्टडी। देन कम क्रिटिकल इंस्टेंस। क्रिटिकल इंस्टेंस मतलब किसी ने ऑलरेडी रिसर्च की है बट आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने कर कैसे दी, ये तो गलत थी, आपका बिलीफ उस चीज़ को लेके कुछ और है और सामने वाले का कुछ और है, तो वो हो जाती है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। देन कम इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है ये, जब आप बहुत डिटेल में जाके उसको डिस्क्राइब करते हो। डिस्क्रिप्टिव मेथड भी आपको आएगा 2nd यूनिट में डिटेल में स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया कि 5 तरह की कौन सी होती है। फिर देखिए केस स्टडी के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ये तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, पूरी डीप में जाके आप अंडरस्टैंड करते हो उस पर्सन के बारे में। ओपिनियंस को, उस पर्सन के ओपिनियंस को कुछ फैक्ट्स में चेंज कर देते हो।
ईजी है उसको डाटा कलेक्ट करना, गेट टू लिव रियलिटी कि उस पर्सन की रियलिटी क्या है, आप भी थोड़ा सा उसके साथ इंटरेक्ट करते हो अच्छे से, इनएक्सपेंसिव और नेचुरल सेटिंग्स में की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो बहुत वेस्ट होगा, रिसर्चर में भी बायस, जो रिसर्चर है मे भी बायसनेस शो करे, इम्पार्शियलिटी शो करे, ठीक है जी, पार्शियलिटी, नॉट पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल। तो देखिए आपने क्या है एक पर्सन पे करनी है और तो लार्ज स्केल पे तो नहीं कर सकते आप, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाता है। देन कम इथनोग्राफी। तो देखिए जी इथनोग्राफी एक्चुअल में ग्रीक वर्ड इथोस से ली गई है, मतलब पीपल, एंड ग्राफिक मतलब होता है स्टडी, कि मतलब उस पीपल, जो पीपल है ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, आप उनके कल्चर्स के बारे में पता कर रहे हैं कि उनका कल्चर क्या है, ऐसा कल्चर क्यों है, वहाँ पे इतना भेदभाव क्यों किया जाता है, वुमेन एजुकेशन को लेके ये सब बातें क्यों होती हैं, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब को लेके जब हम स्टडी करते हैं उनके कल्चर्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनका जो ये भेदभाव है, उनके नॉर्म्स के बारे में, उनकी फैमिली ऐसी क्यों है वैसी क्यों है, तो उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो उसको इथनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कल्चर्स इन द पीपल, ठीक है। देन स्टेप्स टू डू इथनोग्राफिक रिसर्च। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, कौन कौन से स्टेप्स हैं इथनोग्राफिक रिसर्च के लिए और इथनोग्राफी होती क्या है। तो देखिए आपने जाके एक कल्चर पे रिसर्च करनी है कि उनका कल्चर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन ढूंढोगे कि आपने कौन सा टॉपिक उठाना है उस कल्चर को लेकर। सेकेंड, लोकेशन क्या है आपके रिसर्च की, कहाँ जाके रिसर्च कर रहे हो, कौन से कल्चर में कर रहे हो। देन थर्ड, फॉर्मुलेट रिप्रेजेंटेटिव मैथड, कि आप प्रेजेंट कैसे करोगे, कौन से मैथड यूज़ करोगे, आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखो ऐसे ही तो जाके रिसर्च नहीं करोगे, किसी कल्चर पे किसी और की जगह पे जा रहे हो तो परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप ऑब्जर्व करोगे और पार्टिसिपेट करोगे, इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट करोगे, फिर आप डाटा कलेक्ट कर लोगे एंड फाइनली एनालाइज करके कंक्लूड कर दोगे, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स हैं इथनोग्राफिक रिसर्च के। नाउ नेक्स्ट, वाई वी डू इथनोग्राफी, क्यों यूज़ करते हैं इथनोग्राफिक मैथड, टू स्टडी द नॉर्म्स ऑफ द पीपल, ताकि हम उसके बिहेवियर और प्रैक्टिस के बारे में पता कर सकें। कुछ जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, इतना डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, लोग इल क्यों पड़ रहे हैं, बीमार क्यों होते हैं इतना, तो उन सब चीज़ों पर रिसर्च। और फैमिलीज़ आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्यों है, जॉइंट फैमिलीज़ क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इथनोग्राफी के, मैक्रो, माइक्रो, एमिक और एटिक। मैक्रो होता है जब आप लार्ज स्केल पे करते हो, मतलब पूरे के पूरे कल्चर पे ही आ जाते हो। माइक्रो होता है कि आप एक सिंपल कल्चर उठा रहे हो, या सिर्फ हिंदूज पर या सिर्फ क्रिश्चियंस पर, ऐसे छोटा छोटा पार्ट। एमिक क्या होता है कि जब आप खुद जितना आपने ग्रुप, जैसे 5 बंदों का ग्रुप है तो सिर्फ आप 5 के साथ ही इंटरव्यू लोगे और उनका डाटा कलेक्ट करोगे। एटिक क्या होता है कि वो 5 तो है ही है और जो 6 वाला है ना, एक और बैठा है वहाँ पे साइड पे, तो आप उसको भी इंक्लूड कर लोगे, वो होता है एटिक, ठीक है जी। तो एडवांटेजेस क्या हुए, इन डेप्थ डिटेल, क्लोज इंटरेक्शन एंड हाईली रिलायबल है ये। और डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जो रिसर्चर है वो बायस भी हो सकता है, और जो सामने वाला आपको इंटरव्यू दे रहा है, बता रहा है कल्चर के बारे में, मे बी वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक मतलब एक तरह से आपका ही काम है कि आप उसको कम्फर्टेबल फील करवाओ जब आप रिसर्च करो, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड फिनोमिना से लिया गया है। फिनोमिना मीन्स दैट विच अपीयर्स, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। कहने का मतलब जैसे इसकी भी डिटेल स्टडी है, ठीक है जी, वो मैंने डिटेल में वीडियोज़ ये तीनों की डाली हुई हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ साइक्लोन आया, ठीक है, तो मैंने जब साइक्लोन जब उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मैं बाद में जाके उनसे रिसर्च कर रही हूँ, इंटरव्यू ले रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ जाके कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपकी सेंसेस ने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके ब्रेन में जो कॉन्शियसनेस कहते हैं जिसको, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, अपने कॉन्शियस माइंड से। मेरे खड़े खड़े इतना कुछ हो गया वहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा, फील किया, डर लगा, कैसा लगा, वो सब एक्सपीरियंस के बारे में जब हम डिटेल में रिसर्च करते हैं सामने वाले पर्सन से जिसने वो एक्सपीरियंस किया होता है, उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल विद देयर सेंसेस एंड फुल कॉन्शियस, ठीक है। ये बेस्ड किस पे है, डिस्क्रिप्शन पे रेदर देन एक्सप्लेनेशन। डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को कि ऐसा हुआ था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, ठीक है जी। इसके 4 स्टेप्स होते हैं, इसके तो सिंपल स्टेप्स हैं, कभी आते भी नहीं है डिटेल में वैसे तो। ब्रैकेटिंग, इंट्यूइटिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग। ब्रैकेटिंग मतलब कि जो जो आपको डिटेल मिल रही है आप वो ले रहे हो, फिर जो आपको नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल रहे हो। इंट्यूइट करना, खुद को देखना, एग्जामिन करना उस चीज़ को, सारा जो आपने ब्रैकेट में लिखा है। देन एनालाइज करना, जो चाहिए उसको रखो, नहीं चाहिए
बाहर फेंको, फिर उसको डिस्क्राइब करना कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हुए? इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो ये तीनों में यही प्लस पॉइंट है कि इनकी कई बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, फ्लैक्सीबल और फास्ट है और इससे रिच डाटा कलेक्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिसर्चर बायस भी हो सकता है, इससे थ्योरीज थोड़ी बन सकती है। ये तो लाइव एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो इसके थ्योरीज कोई नहीं बनेगी। ठीक है, एंड इसके लिए स्किल्ड रिसर्चर चाहिए कोई। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेप्स फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। वैसे तो ये ऑप्शन में ही आता है आपको, ठीक है, करना है तो कर लेना, वरना केस स्टडी, फिनोमेनोलॉजी एंड इथनोग्राफी आपके पास ऑप्शन है ही है, इसको 2 मार्क्स में कर लो। ठीक है, तो एनालाइज करना मतलब डाटा तो आपने कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स भी थे, बाय फिनोमेनोलॉजी, इथनोग्राफी, केस स्टडी, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डाटा आप सबको पता ही है, जो इन सब रिसर्चेस से, फैक्ट से जो हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं उसको क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालाइज करना मतलब आपने फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल से ही समझा देती हूँ आपको। पहले स्टेप्स, दैट इज़ बिकमिंग फैमिलियर विद द डाटा, आप उस डाटा के साथ फैमिलियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, एक म्यूज़िक वीडियो बनानी है, किसी का बर्थडे है, उसके लिए आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि उसका बर्थडे है, यू आर फैमिलियर विद द डाटा कि मैंने ये फ़ोटोज़ लगा के एक क्या है बहुत ही अच्छा उसके लिए बर्थडे वीडियो तैयार करना है। सेकेंड इज कोडिंग इनटू थीम्स, आप अब उसको एक थीम दोगे, फोटोज़ आपने कलेक्ट कर ली, थीम दे रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस दैट, जो भी आपने लिखना है, आपने एक पर्टिकुलर थीम ले लिया कि उसका बर्थडे का थीम है। देन सर्चिंग फॉर कनेक्शंस, अभी आपका आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि जैसे जैसे वो गाना चलेगा उस पर्सन पे लगाया है तो वो फ़ोटोज़ भी एग्जैक्ट वही आनी चाहिए। ठीक है, आंखों की बात की है गाने में तो आंखों वाली कोई फ़ोटो आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी मतलब। ठीक है, आपने कनेक्शंस देखना उनमें क्या है। देन इंटरप्रेटिंग द डाटा, फाइनली जाके आपकी वीडियो क्या हो गई तैयार, तो आपने हैप्पी बर्थडे पे उसकी वीडियो बना दी। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ आ गया। ठीक है, मैंने तो खुद इसी एग्जाम्पल से ही समझा कि इससे थोड़ा सा याद रहेगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और इसको आप डिटेल्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थे 4 स्टेप्स, दैट इज़ बिकमिंग फैमिलियर विद द डाटा। डाटा से आप फैमिलियर हो जाओ, आपको पता है कौन कौन सा डाटा चाहिए वीडियो बनाने के लिए। सेकंड इज़ उसको एक थीम दे दो। थर्ड इज़ कनेक्शन देखो क्या है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much once again. और अगर आपको कोई भी मटेरियल आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, बिकॉज अभी तो 2 से 3 दिन पड़े हैं हमारे पास, तो अभी आराम से हम तैयारी इसकी कर सकते हैं और सारा जितना हो सके उतना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।